नमस्कार, मुद्दा गरम में देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं खुरेतू। आज बात करेंगे असम विधानसभा चुनाव को लेकर। असम की फिजा में इस वक्त एक दावा, एक बयान जिसने कहा जाए तो सियासी फिजा में नई जो चर्चा है उसको छेड़ दिया है। ये दावा, ये बयान बदरुद्दीन अजमल AIUDF चीफ जो है उनके द्वारा किया गया, जिसमें साफ तौर पर कहा गया 4 मई को जब नतीजे सामने आएंगे स्पष्ट रूप में मियाओं का दबदबा होगा। यानी कि सीधे स्पष्ट रूप में ये संदेश देने की कोशिश की गई, एक तरह से एक नैरेटिव वॉर इसे कहा जा रहा है कि एक प्रोपेगेंडा के तहत एक कोशिश की जा रही है असम के लोगों को एक तरह से यहां पोलराइज करने की कोशिश, खास तौर पर उन मुसलमान लोगों को यहां उनका वोट हासिल करने की कोशिश की जा रही है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, इस चर्चा को और आगे ले जाएंगे। सबसे पहले इनका तारुफ आपसे करवा दूं। मेरे साथ आज इस चर्चा में शामिल है आलोक पांडे सर हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, और हमारे साथ इस वक्त राजेंद्र दास जी, हिंदू धर्मगुरु जी। हाजी नाजिम खान आपको नजर आ रहे होंगे, पीस पार्टी के प्रवक्ता है। आलोक सर हमारे साथ, माफ कीजिएगा, अमित तिवारी जी हमारे साथ कनेक्ट है, एहसान अब्बासी जी हमारे साथ कनेक्ट है। पहला सवाल मेरा हाजी नाजिम, आप क्योंकि सेंटर में हर दफा आके खड़े हो जाते हैं, तो पहला सवाल आप ही से ये बताइए, ये चुनौती किसको दे रहे हैं, उकसा किसको रहे हैं? मुसलमान हो, मियाँ भाई हो, हिंदू भाई हो, वोट किसको देगा? लेकिन वोट से पहले भूमिका क्यों बना रहे हैं? हाँ रितु जी, देखिए अभी 5 राज्यों का चुनाव है और 5 राज्यों के चुनाव में देखिए सभी को अपने अपने बात रखने का अधिकार भारत का संविधान देता है। और रही बात उन्होंने कौन सी गलत बात कही, भाई लोग बात तो ये कह रहे थे कि देखिए यहां पर आसाम में जब हम आएंगे तो यहां मियाओं को किस तरीके से करेंगे। 5 साल तो हमने उनकी टांगे तोड़ी और जब 5 साल बाद जो हमको मिलेंगे तो उनकी कमर तोड़ देंगे। ये भी तो एक बयान है। ऐसे बयानों से क्या कहना चाहते हैं आप लोग? यानी कि आप तो नफरती बातें करें तो चलेगा, लेकिन अगर ये कह दे कि अब 4 मई को यहां पर जो आप के वोट आएंगे, यहां पर मियां भाई जो होंगे, जिसका 34% का आंकड़ा वहां पर बताया जाता है, 4% वहां पे जो इसमें जो है वहां के मुस्लिम है और बाकी 30% जो बंगाल की भाषा बोलने वाले जो बंगाली लोग हैं उनके बारे में कहा जाता है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये असम है तो असम को असम रहने दीजिए, किसी विदेशी हेमंत बिस्वा शर्मा ने क्या कहा था, जो बाहर कमर तोड़ देंगे, कभी आप कह रहे रीढ़ तोड़ देंगे, उन्होंने कहा 5 साल में जो बाहर बांग्लादेशी आए थे उनका जिक्र किया है। आप इसे भारत के बंगाली लोगों के साथ क्यों? रितु जी देखिए, अभी आपने कहा कि हेमंत बिस्वा, मैंने नाम नहीं लिया, मैंने तो स्पष्ट नाम लिया। मैंने कहा कि ये 5 साल के पैर तोड़ने वाली बात कहां से आ गई? भाई भारत के अंदर एक संविधान है, एक कानून है, लेकिन आप संविधान और कानून को अपने हाथ में रख के ये किस तरीके का तर्क देते हैं? ऐसे ही आप एक मुसलमानों की फोटो लगा के वहां पे एक बंदूक लेके आप इस तरीके की वीडियो बनाते हैं, ये क्या है देश के अंदर? आपने देखा एक भी हिंदू का ऐसा बयान आया हो कि हिंदू एक हो जाएंगे, हिंदुओं का दबदबा होगा? फिर ये मुसलमानों को इतनी चिढ़ क्यों हो गई? फिर मुसलमानों का दबदबा हो, मियाँ का दबदबा हो, ये मौलाना कहना क्या चाह रहे हैं? हाँ देखिए, मैंने फिर वही कहा कि भारत है, भारत लोकतांत्रिक मुल्क है और यहाँ संविधान प्रेमी सब लोग हैं। सबको यही तो भारत की एक खूबसूरती है कि, अरे सुन लीजिए, यही तो भारत की खूबसूरती है कि भारत के संविधान के अंदर सर ये संविधान का आड़ लेना बंद कर दीजिए। संविधान की आड़ में, अभिव्यक्ति की आजादी में आप ये धमका नहीं सकते। क्या आप भारत का फ्यूचर बता रहे हैं? क्या आप भारत का फ्यूचर बता रहे हैं? आप भारत का फ्यूचर बता रहे हैं मुझे? आप चाहेंगे, आप धमकाएंगे, आप हमें कैसी बात करते हैं? आप धमकाएंगे संविधान की आड़ में? क्या बात करते हैं? कैसे बात कर रहे हैं आप? धमकाएंगे मुझे, हिंदुओं को धमकाएंगे, भारत के देश में आप हिंदुओं को धमकाएंगे, मेजोरिटी को धमकाएंगे? कैसे बात करते हैं आप? संविधान की आड़ लेना बंद कर दीजिए, संविधान की आड़ लेना बंद करिए। अरे तो धमका क्यों रहे हैं? सीधे सीधे कहिए वोट पोलराइज करना है, वोट चाहिए हमें मुसलमानों को। सुन लीजिए, बदरुद्दीन अजमल साहब ने ये तो नहीं कहा कि भी हमें 5 साल आप दे दीजिए, ताकि जिन लोगों ने ये कहा है कि 5 साल उनके टांगे तोड़िए और 5 साल में कमर तोड़ेंगे, उन्होंने ऐसा तो बयान नहीं दिया। उन्होंने तो एक बयान दिया है एकजुटता वाला। मुहावरे जुमले क्यों बना रहे हैं? एक एहसान अब्बासी जी, ये बताइएगा, ये एक हिंदू की तरफ से तो कहीं नहीं आया कि हम इस तरीके से कर देंगे कि 4 मई को दबदबा हिंदुओं का हो जाएगा और मुसलमानों को बाहर निकाल देंगे, मियाँ भाइयों को बाहर निकाल देंगे। तो ये मौलाना को दिक्कत क्या है, क्यों नहीं गले से उतर रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। रितु जी, शायर बड़ी अनोखी चीज़ है, जो लिखता है तो फिर तूफान आ जाता है, नहीं तो फिर आंसू आ जाते हैं। एक मैं शेर कह दूं पहले, हाल कैसा है मिजाज कैसा है,
हाल कैसा है, मिजाज कैसा है, कल तो कल था, आज कैसा है। हाल कैसा है, मिजाज कैसा है, कल तो कल था, आज कैसा है। हमारे शहर में लोग मोहब्बत के दुश्मन हैं, हमारे शहर में लोग मोहब्बत के दुश्मन हैं। तुम बताओ तुम्हारे शहर का रिवाज कैसा है, तुम्हारे शहर का रिवाज कैसा है। मुझे मेरा संविधान देश से मोहब्बत करना, मुझे मेरा संविधान देश की सेवा करना, मुझे मेरा संविधान अपने मुल्क से प्यार करना सिखाता है। मेरा कुरान देश से मोहब्बत और करना। होते कौन है अजमल ये बोलने वाले? मुझे तो सवाल इस संवैधानिक तौर पर भी अगर पूछा जाए तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता जनार्दन है, उसे जिसके नाम पर बटन दबाना होगा, वोट जिसको देना होगा वो देगी। पर इस तरीके की बयानबाजी चुनाव से ठीक पहले ये तिलमिलाहट नहीं दिखा रही, तो क्या डर है क्या? रितु जी, तिलमिलाहट अगर देखी जाए तो हेमंत विश्व शर्मा की जो बयानबाजी लगातार रही है पिछले 1.5-2 सालों में, लगातार उन्होंने मुस्लिमों को टारगेट किया है। अगर कोई ये कहे कि आप मुझे अगले 5 साल दीजिए, मैं जो रही बच्ची कसर है मैं इनकी नहीं, आप इसे मुसलमानों का टारगेट कैसे मैं- कर रहे हैं? मुसलमानों को कैसे टारगेट किया, इसे पहले जरा ब्रीफ कीजिए। देखिए रितु जी, अगर मेरी बात को कंप्लीट करने देंगे तो मैं 2 मिनट में आप सारी चीज़ें जो नज़रिया है उसको मैं आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा। सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि मैं सामने वाले की रीढ़ की हड्डी तोड़ दूंगा अगर मुझे 5 साल मिल जाएंगे, तो एक नज़रिया ये भी रखना चाहिए कि जो संविधान की बात करते हैं, जो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, उन्हीं के मुख्यमंत्री अगर इस तरह की भाषा का चयन करते हैं जो समाज को 2 वित्तों में बांट हेमंत विश्व शर्मा पर तो आप कह रहे हैं, पर मियां वाले उस बयान पर नहीं कह रहे हैं। नहीं, मौलाना आपको सही लग रहे हैं और मुख्यमंत्री आपको गलत लग रहे जी हैं। एक बात को समझने का प्रयास करिए। दोनों के ऊपर बोलिए। अगर उंगली उस तरफ उठ रही है तो उंगली इस तरफ भी आएगी। अगर मियां ने कहा है कि मियां भाइयों की दबंगई होगी तो वो 34% लोगों का जिक्र कर रहे हैं कि जो एकजुट तो होकर क्या करे, गजवाए हिंद बना दे? गजवाए हिंद की कोई बात नहीं कर रहा है। कहां पे गजवाए हिंद? गजवाए हिंद भारत देश में कहां हो रहा है? कहां पे हुआ अभी तक गजवाए हिंद? कश्मीर में हुआ? नहीं, कहां हुआ? क्या बात कर रहे हैं? जम्मू कश्मीर भूल गए? एक जगह का नाम जम्मू कश्मीर भूल गए सर? जम्मू कश्मीर भारतीय कैसी जनता बात पार्टी कर, सरकार- सरकार की बात नहीं, गजवाए हिंद, बात गजवाए हिंद की है सर। आपका प्रशासन हिंदुओं को लाचार था। चुन चुन के मारा गया था जम्मू कश्मीर। क्या बात करते हैं सर आप? क्या बात कर रहे हैं? एक बात हिंद का ही गुजरात नहीं भूल गया। नहीं गुजरात भूल गया। ये गजवा ये हिंद का ही यहाँ से व्यवस्था बनाई जा रही है कि कैसे मियाँ गजवा हिंद की? नहीं आप यही कौन सबसे सी परिकल्पना कर रहे अच्छा हैं? ये बताएं कि कहाँ आप कहें कि कहाँ आप गजवा हिंद की? 34% मियाँ जब- इकट्ठे हो जब जाएं। चुनाव आते नहीं सुनिए, हैं, तभी भारतीय 34% जनता मियाँ पार्टी इकट्ठे हिंद हो की जाएं है। तो क्या मियाँ इकट्ठे होकर के हिंदुओं पे प्रहार करने की व्यवस्था बना रहे हैं आप सामाजिक व्यवस्था को खराब करने की व्यवस्था नहीं। आसाम की नहीं, एक मिनट, आसाम की व्यवस्था जो बताई गई है कि सारे मियाँ इकट्ठे हो जाएं 4 मई को हम दिखा देंगे। 4 मई का मियाँ लोग इकट्ठा करके क्या आसाम से शुरुआत करने वाले हैं गजवा हिंद का? करना क्या चाहते हैं आप? गजवा ये हिंद नहीं होगा। और हेमंत विश्व शर्मा ने किसी मियाँ को टारगेट नहीं किया है, इस बात को समझना होगा सभी को। किसी भी मुसलमान भाई को कभी कोई टारगेट नहीं करता है। यही हमारे सनातन की, यही भारत की, यही हमारे संविधान की विशेषता है कि कभी टारगेट मुसलमानों को रितु नहीं जी, किया गया है। देखिए, जो गलत जब भी आपके मानसिकता डिबेट में वाले बात लोग होती है हैं। गजवा हिंद की बात होती है, हाजी नाजिम खान अंबेडकर हिंद से मोहब्बत करता। गजवा हिंद का जो नारा दहशतगर्द मुल्क का नारा जो ये लोग लगाते हैं, भाई यही लोग चाहते हैं गजवा हिंद की बात, और हम अंबेडकर हिंद की बात करते हैं। हमसे पूछते हैं कि हमारी देश में 14 अगस्त को अगर हम सर इनसे मैं पूछें, जोड़ता हूँ, तो जवाब नहीं 14 दे अगस्त पाएंगे। के बाद ये गजवा जो हिंद की पाकिस्तान बात में ये लोग हिंदू रह करते गए हैं। थे, जो पाकिस्तान में हिंदू रह गए थे, वो जो भाईचारा उनके साथ वहां किया, यही के मुसलमान थे ना। 14 अगस्त 13 अगस्त को पाकिस्तान था, 13 अगस्त को नहीं था, भारत था। उस भारत के मुसलमान जो हिंदू वहां रह गए पाकिस्तान में, क्या किया इस भारत के मुसलमानों ने? जो अलग जमीन बना ली, वहां के हिंदुओं के साथ क्या किया? बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ क्या किया? रितु जी। कश्मीर में हिंदुओं के साथ क्या किया? रितु जी। बंगाल में अच्छा, हिंदुओं के साथ क्या किया? ये डेमोग्राफिक चेंज आप सच नहीं मानते? 37% से ये 40% अब हो चुका है। ये आंकड़ा बड़ा आपको नहीं समझ में आ रहा है? ये डेमोग्राफिक चेंज बड़ी और इशारा कर रहा है। हाँ रितु जी, देखिए, हम लोग हमेशा भारत की बात करते हैं और ये लोग पाकिस्तान की बात करते हैं। इन्हें पाकिस्तानियों से मोहब्बत है, तो भाई मैं भारत सरकार से कहूंगा जो पाकिस्तान से मोहब्बत की बात करते हैं, जहाँ हिंदू दो दर्जे के नागरिक भारत में रहने का अधिकार दो दर्जे के नागरिक बन के नहीं रहेंगे। हमने मुसलमानों को पाकिस्तान दिया, हमने भारत में मुसलमानों को रहने दिया। हमारे यहाँ कभी कोई पाकिस्तान की बात नहीं करता है। पाकिस्तान की बात पाकिस्तान में बड़ा सदर यही लोग करते हैं। मियाँ को इकट्ठा करना, पाकिस्तान की जमीन से आतंकवादी मोहब्बत है, बनाना, उसे भी इसलिए वापस कहा जाता लेंगे। है। ये जो हमारे जवाहरलाल नेहरू ने गलती की थी, मैं उसे तोड़ूंगा। इनको पाकिस्तान की जमीन से मोहब्बत है, भाई हम लोगों को अपने भारतीयों से मोहब्बत किराए में दी है। मतलब मैंने इनका दी है पाकिस्तान
पाकिस्तान से कनेक्शन है, ये चाहते हैं पाकिस्तान भैया पाकिस्तान से कनेक्शन कैसे हो गया आज नाजिम? पाकिस्तान की जमीन से मोहब्बत किराए पे है। दिया है पाकिस्तान को। आपका कनेक्शन है, बोल रहे हैं, बड़ा आरोप। मेरी जमीन है पाकिस्तान की, अरे तो मैं नहीं वापस किए। लूंगा। क्यों छोड़ किराए में दिया है, क्यों छोड़ किराए में दिया है अरे जमीन। क्यों छोड़ दिया? किराए में अरे दिया है हम चाहते हैं कि बंटवारा। अखंड आपकी भारत जिद की देश वजह से, बने। आपके पुरखों की जिद की वजह से, हम चाहते हैं कि आपके अखंड पुरखों की भारत जिद की वजह से, बने। आपके अखंड भारत के पुरखों की जिद की वजह अंदर से। हमारा जो इनका पाकिस्तान है ना, इनका पाकिस्तान, उसको अखंड भारत में लीजिए, अफगानिस्तान को लीजिए, अब बांग्लादेश को लीजिए। और मैं दिक्कत कहाँ से आ गई? फिर दिक्कत कहाँ है? हाँ, हम दिक्कत लोगों कहाँ है? को दिक्कत है। हम लोगों को दिक्कत है कि अगर कैसे? पाकिस्तान का अगर कोई भी नागरिक अगर भारत में आए और रहे तो हम लोगों को दिक्कत वो है। कहाँ के हैं? पाकिस्तान कैसे है? हमारे भाई नहीं है, नहीं है। नहीं है पाकिस्तान के, हमारे भाई नहीं है। ये नारा इन्होंने दिया था कि हंस के हमारे भाई लिए, हैं। लड़ के लिए पाकिस्तान, हंस के लेंगे हिंदुस्तान। पाकिस्तान को अलग कर लिया, बांग्लादेश को अलग कर लिया, असम को भी अब यही चाहते हैं कि हम अलग देश बनाएंगे। तो हम तो इनकी यही कहते सोच हो हैं, रही अभी है, तुझे- हम उसको भी अलग हम ये करेंगे। कहते हैं ऐसा इनसे, नहीं होने भाई देंगे। आप मिला लीजिए ना, आप मिला लीजिए, आपके पास तो सुनहरी मौका था, आपने दो मौके खो दिए। भाई बांग्लादेश का भी मौका खो दिया आपने, और पाकिस्तान का भी मौका खो दिया। अब मैं ये कहना चाहता हूँ बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपके चैनल पे, मैं कहता हूँ कि अगर जिसको भी पाकिस्तान या पाकिस्तानियों से मोहब्बत है उसको पाकिस्तान में भेज दीजिए। भाई हाजी नाजिम खान भारत से मोहब्बत करता है, भारतीयों से मोहब्बत करता है। अगर मेरे भारतीयों को अगर किसी ने कोई इस तरह की बात पाकिस्तान की, में आप तो ये सही नहीं है। पाकिस्तान की व्यवस्था आप लोगों ने मांगी अरे थी। पाकिस्तान हमने तो आप पाकिस्तान मांगते अलग हो, नहीं आपने किया था। कहा और यहाँ आपने ही बांग्लादेश जिन्ना को कौन था, आसाम को जिन्ना अलग कौन था करना ये चाहते बता दीजिए मुझे। जिन्ना के पूर्वज आप भी हिंदू बने हुए कौन थे? अरे पूर्वज थे, अरे पूर्वज। आप क्या अरे भारत ये के भी- हिंदू थे? हिंदू थे क्या बात करते हो? आप सब कन्वर्टेड हो, आप सब कन्वर्टेड हो। 90% से ज्यादा इस देश के मुसलमान हिंदू ही थे। इन्हें हिंदुओं ने अरे तो क्या करें? अरे रुकिए करेंगे क्या? करेंगे क्या? करेंगे क्या? करेंगे क्या? नहीं सवाल सुनिए, सवाल सुनिए हाजी नाजिम, सवाल नहीं रुकिए, बड़बड़ाने से नहीं होगा। सुनिए सवाल सुनिए, सवाल नहीं सवाल सुनिए, पहले मुझे सवाल बोलने दीजिए। सवाल ये है, तो क्या आप उकसाएंगे? मौलानाओं को किसी ने सर्टिफिकेट दे दिया है, उन्हें कह दिया है, ग्रीन सिग्नल दे दिया है, जाइए भड़काइए, आग लगाइए दुनिया में, देश में। हाँ सुन लीजिए, अभी आपने उकसाने की बात कही, 5 साल में आपने टांगे तोड़ने की बात करी, अब 5 साल में आपने कमर तोड़ने की बात की। वो देश विरोधी है, गलत कोट कर रहे हैं। उन्होंने कहा देश विरोधियों की टांगे तोड़ेंगे, देश विरोधियों की टांगे तोड़ने की बात कर रहे हैं। देश मुस्लिम एक है आपके लिए, लेकिन आप लोग क्या करते हैं? तोड़ी जाएगी। कोई अगर राष्ट्र विरोधी काम करेगा तो उसकी पीठ करीब तोड़े जाएंगे। ऐसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गजबा हिंद नहीं होने देंगे। और आसाम को अलग नहीं होने देंगे। एकता का राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा, मेरा पीस पार्टी का नारा है। और उसी तरीके से हम आप तो पाकिस्तान के फेवर में, अखंड भारत के फेवर में भी नजर नहीं आए। देखिए अबे आपने कही, मैं कहता हूँ अखंड भारत आप ले तो लीजिए भाई, अखंड भारत के लिए हम लोगों ने कहा मना करी है, ये तो मौजूदा सरकार है भाई। अखंड पाकिस्तान जुड़ेगा तो पाकिस्तानी कहाँ जाएंगे? दूसरे पाकिस्तानियों से नफरत है। अच्छा ठीक है, ऐसा ना बस ये बताइएगा, ये चुनौती देना इस राजनीतिक भूचाल में आप क्या देख रहे हैं? ये वोट पोलराइज करने का जरिया है क्या? राजनीति करते हुए इस तरीके के बयान देते हुए उकसाने का कि मुसलमान वहां का जाए और जाकर के सीधे बटन दबा दे और एक ऐसी लोग को चुन ले, एक ऐसी सरकार वहां पर बन जाए जो कि अपने मंसूबे, अपने कट्टरपंथी विचार जो है वो आगे बढ़ जाए। रितु जी, डिबेट हो रही थी असम पर, पहुंच गई कहाँ? बड़ा दुख की बात है कि हमें अपनी बात को कहना चाहिए और तथ्य के हिसाब से। आज बात असम की है, बात मियाँ की है। आपके चैनल के माध्यम से देशवासियों से कहना चाहता हूँ, खासकर मुसलमानों से, ये मियाँ शब्द उनके लिए है जो विदेशी मूल के मुसलमान वहाँ रहते हैं, बंगाली मुसलमान, बंगाली भाषा, बांग्लादेश से नहीं, जो बांग्लादेश से आए हुए हैं, जी। जो बंगाली नहीं, जो बांग्लादेश से आए हुए हैं, उनको मियाँ बोला गया है। यही तो आप मुसलमानों को बांटने की कोशिश करते हैं, मुसलमानों से नफरत आप लोग करवा रहे हैं। आंकड़ा दीजिए, बताइए कितने असमिया कितने, असमिया मुसलमान कितने, आप ही बता दीजिए। हाँ देखिए असमिया, हाँ मैं 4% की बात करता हूँ। हाँ। और बाकी कितने कौन है, कहाँ से आए? हाँ ये बंगाल यानी बंगाली भाषा बोलने वालों को आप बांग्लादेशी कहेंगे? अरे बांग्लादेशी जो देशद्रोही है, देशद्रोही की बात हो रही है, सुन लीजिए, देशद्रोही ऐड किया है, उसमें शब्द जोड़ा है। मैं कहता हूं कि भारत के अंदर घुसपैठिए आए तो आए कैसे? भाई हम चाहते हैं कि भारत के अंदर से घुसपैठियों को बाहर निकाला जाए। ठीक है, पीस पार्टी चाहती है कि भारत के अंदर एक घुसपैठिया ना रहे। पहली बात तो है कि घुसपैठी आए कैसे, वो सब जानते हैं। कांग्रेस शासनकाल में जब 71 हुआ था, बॉर्डर खोल दिए गए थे। वो विडंबना थी इस देश की, वो सरकार की विडंबना थी और सरकार मजबूर थी, घुस गए। लेकिन असम के अंदर
मियाँ उनको कहा जाता है जो विदेशी मूल के मुसलमान हैं, जो वहाँ पर हमारे देश का राशन खा रहे हैं, मेरे मुसलमानों को हक तो मार आप तो रहे हैं। घुसपैठ वाले उसको भी प्लान को भी कह रहे हैं कि वो विफल करने की कोशिश कर रहे हैं मौलाना, उससे तिलमिलाए हुए हैं कि घुसपैठ पर जो प्रहार जो हंटर चल रहा है शर्मा के सरकार का, वो कहीं ना कहीं इससे तिलमिलाए हुए हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। जो पश्चिम बंगाल में ममता कर रही हैं, सेम वो आपके जो दाढ़ी वाले बाबा हैं, क्या नाम उनका? बाबा मत कहिए, बकरुद्दीन कहिए, बकरी साहब कहिए, बाबा मत कहिए। बाबा ने नहीं कहा है, ये बकरी ने कहा है। बकरी को प्रॉब्लम है, बाबाओं को प्रॉब्लम नहीं है। बाबा चाहते हैं कि देश सुरक्षित हो, बॉर्डर सुरक्षित हो। बाबा किसने नहीं कहा है, बकरुद्दीन ने कहा है। और उनको प्रॉब्लम है, क्यों कि हमारे देश में हिंदू मुसलमान एक साथ नहीं रहना चाहिए। उनको प्रॉब्लम है ऐसे लोगों को जिनको कि पाकिस्तान का डिवाइड एंड रूल वाला खेल रहे हैं। यही चाह रहे हैं कि यहाँ से लोग बढ़ जाएं, मुसलमान हिंदू आपस में लड़ें, और मुसलमान नहीं, मुसलमान को भी लड़ाने का ये काम कर रहे हैं। ये मुसलमान को मुसलमान से भी लड़ाने का काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ किसी मुसलमान को टारगेट नहीं किया गया। वहाँ पे ये कहा गया जो आतंकवादी गिरोह के व्यक्ति हैं। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि इस बदलाव को जो पीछे 14-15 सालों में जो राजनीति में बदलाव आया है, चाहे हम हिंदू की बात करें चाहे मुसलमानों की बात करें, जिस तरह से अलगाववाद फैलाया जा रहा है, इसका फायदा किसको मिल रहा है? इस सबसे ज़्यादा जो बड़ी पार्टी, जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बताई जाती है, उसको फायदा मिल रहा है। अगर मुसलमान एक मुश्त होकर दूसरी जगह वोट डाल रहा है, चाहे वो कांग्रेस को डाले, चाहे वो लेफ्टिस्ट को डाले, चाहे वो सीपीएम में जाए, चाहे वहाँ के लोगों लोकल जो पार्टीज हैं, अगर वहाँ पे जा रहा है रुति जी, तो सब फायदा किसको हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी को हो रहा है। अगर इस तरह के बयानबाजी एक तो कितनी सीटों पर लड़ रहे हैं ये बताइए मुझे। एआईयूडीएफ कितनी सीट पे? एआईयूडीएफ की जो आप बात कर रही हैं, कांग्रेस के साथ मिलके तरुण गोगोई, अखिल गोगोई के साथ एक गठबंधन हुआ है, उसमें वो लोग मिलके लड़ रहे हैं। अगर जब हम अखिल गोगोई की बात करें, चाहे इतिहास में देखिए ना कितनी सीटों पर जीते हैं वो, कितनी अच्छा ये बताइए, इतिहास में अगर कांग्रेस भी जीती है तो एक मुश्त तो कांग्रेस को पड़ रहा था। उसके बाद हेमंत बिस्व शर्मा कहाँ से आए? कांग्रेस से ही तो आए। वही तो खेल है। अब कहाँ गई गंगा जमुनी तहजीब? अब कहाँ गई गंगा जमुनी तहजीब? देखिए, गंगा जमुनी तहजीब को मैं बार बार फिर से क्लियर कर दूं, यमुना को गंगा में मिलना होता है, छोटा बड़े के साथ मिलेगा। यहाँ मुसलमान छोटे हैं, कम है, हिंदू ज्यादा है, तो प्रयाग के आगे बताइए यमुना कहाँ है? तो गंगा जमुनी तहजीब की नीयत यह है कि इस देश में जो यमुना है, यमुना मतलब कौन आप जानती हैं, तो यमुना को गंगा में मिलना है। यमुना गंगा से अलग नहीं रह सकती। मुसलमान हिंदुओं से अलग नहीं रह सकते, क्योंकि 15 अगस्त को उन्होंने स्वीकार कर लिया था कि जो भारत में मुसलमान रहेगा वो हिंदुओं को प्रेम के साथ रहेगा, स्वीकार करके रहेगा। लेकिन संविधान में क्या दिया? हिंदुओं के अधिकार कम है भारत के संविधान में, मुसलमानों के पास ज्यादा अधिकार हैं। उस ज्यादा अधिकार के साथ हमने मुसलमानों को स्वीकार किया, मुसलमानों ने इस देश को स्वीकार नहीं किया। ये भूमिका बनाने की कोशिश नहीं हो रही है? आपको नहीं लग रहा है एक माहौल सेट करने की, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए प्रयास किया जा रहा हो कि किसी भी तरीके से वोट्स को पोलराइज कर दिया जाए, मुसलमान भड़क जाए और वो वोट जाकर ये बदरुद्दीन अजमल जैसे जो मौलाना है जो ये बयान दे रहे हैं उन्हें दे दे? हाँ देखिए रितु जी, देखिए ये चुनावी माहौल है। हमने तो चुनावी माहौल में ये भी देखा है कि आपके मंगलसूत्र छीन लिए जाएंगे। हमने तो ये भी चीज सुनी थी कहीं पे भी। अब मैंने तो कह दिया, जिक्र करिए ना। हाँ सुन लीजिए। और दूसरी बात, ज्यादा बच्चे वालों को आपकी जमीनें दे दी जाएंगी, ऐसा भी बयान आया है। और रही बात यहाँ पे आप बदरुद्दीन अजमल साहब की बात कर रहे हैं, अभी आपने मेरे काबिल दोस्त से पूछा कितनी सीटों पर लड़ रही है, भाई वो 28-29 सीटों पर लड़ रही है। अगर देखिए लोकतांत्रिक मुल्क है, सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, लेकिन अगर वो 28 या 29 सीटों पर लड़ रही है तो वहां अगर ये कह दिया जाए कि मियाँ भाई का दबदबा यानी 4 मई को, तो मैं वही कहता हूँ ये पॉलिटिकल बयान है। इस पॉलिटिकल बयान को अगर आप ये सोचेंगे कि हिंदू मुस्लिम, तो और फिर पॉलिटिकल बयान है तो मुसलमान क्यों? उस बयान में मुसलमान क्यों? उसमें मियाँ क्यों? हाँ देखिए, मैं वही चीज चाहता था कि आपने जो मैं कहना चाहता था वो आप लेकर आई। वो यही तो मियाओं के ऊपर ही तो एक राजनीति चल रही है। 5 साल अगर आपने और दे दिए तो कमर तोड़ देंगे। किन की तोड़ेंगे ये नाम नहीं बताया। देश विरोधियों, देश विरोधी कैसे साबित कर सकते हैं? आपके पास क्या एविडेंस है? नहीं, क्या एविडेंस है आपके पास? जो देश विरोधी होगा उसकी कमर तोड़ी जाएगी। जो होगा वो हिंदू मुसलमान कोई हो, जब शब्द उन्होंने देश विरोधी कहा, उन्होंने मुसलमान कब कहा है? ये गलत आप विस्फोट कर रहे हैं। भारत के संविधान, जो ये संविधान की बात करते हैं ना, आप देखिए संविधान जी लाते हैं, संविधान द्वारा नियुक्त मुख्यमंत्री को मिसकोट करते हैं लाइव चैनल में। उन्होंने कहा जो देश विरोधी होगा उसकी कमर तोड़ी है, उसकी कमर तोड़ेंगे। तो ये संविधान की बात करते हैं, संविधान को कोख में दबा के चलते हैं ये लोग। जब जरूरत होता है निकाल के पढ़ते हैं। सिलेक्टिव हो गए हैं, सिलेक्टिवली यूज करते हैं कि अपने स्टांस के साथ जब सूट करे। हाँ देखिए रितु जी, देखिए
भाई मैंने एक देखिए, बात हाँ, करी यूज है, करते हैं, देखिए, हाँ, सुन यूज लीजिए करते भाई, हैं। मैंने एक ये बात कह दी इन्होंने कि देखिए हाँ हम संविधान को अपने हिसाब से यूज करते हैं। जब हमें लगता है कि मेरे हिसाब से ठीक है तो हम संविधान को दिखा देंगे, और जब लगेगा हमारे हिसाब से ठीक नहीं है तो हम उसको दबा देंगे। हम कहेंगे हम संविधान को नहीं मानते हैं। ये इन्होंने स्वीकार लिया यहाँ सबके सामने कि हाँ रितु जी हम संविधान को नहीं मानते। भाई देखिए, ये तीसरी नजर है कैमरा आपका। मैंने ऐसा बयान नहीं दिया, लेकिन इन्होंने स्वीकार करा। इन्होंने संविधान को जो हम लोग अपने सीने से लगाते, अपने नहीं, माथे हमने से लगाते, नहीं, इन्होंने हमने कहा कि अपने बताया। बगल में लगाने के लिए। आपने क्या कहा, एक बार रिपीट मैं नहीं वो बात कहता हूं कि संविधान सर्वोपरि है, जब हम लोग संविधान को सर्वोपरि मानते हैं। लेकिन ये बात जो बार बार मुसलमानों को सुविधा है संविधान से, तब तक ये संविधान मानते हैं। उसके बाद जब ये ज्यादा हो जाते हैं तो संविधान नहीं कुरान मानते हैं। ये कौन सी बात है? जब आपके नहीं, फिर अब सवाल आ ही जाएगा, सवाल आ जाएगा। रुकिए संविधान से प्रॉब्लम नहीं, ये बता दीजिए भाई, ये कह रहे कि अब मैं अपना फेवरेट सवाल, कुरान ऊपर संविधान ऊपर, आ जाइए आप जरा। हाँ देखिए अभी भाई, सोचेंगे। सुन नहीं, मुझे सोचने की जरूरत नहीं है भाई, ये मेरी निजी मामला, मेरी निजी आस्था है, मेरी निजी आस्था। लेकिन रितु जी अरे आप निजी आस्था के तहत ही बता दीजिए, आपके लिए ऊपर क्या है? कुरान ऊपर है, शरिया ऊपर है, या आपका संविधान ऊपर है? देखिए, हाँ सुन लीजिए, अभी आपने एक बात कही तो मैं आपको बता दूं कि अभी मैंने सर्वोपरि कहा। आप पढ़े लिखे एंकर हैं, मैंने तो शुरुआत में आपके कहा आप पढ़े लिखे वक्ता, आप मुझे बता दीजिए एक वर्ड में। हाँ तो मैंने बताया ना भाई, सुन लीजिए भाई, अरे सुन लीजिए, मैंने पहले कहा कि संविधान सर्वोपरि है। इतना क्यों खिचड़ी मत बनाइए, एक वर्ड। निजी मामला, मेरी आस्था है कुरान। अब भाई कुरान देख, आर्टिकल 25 के अकॉर्डिंग मैं अपने रिलीजियस के मानता हूँ। और देखिए कुरान मेरे लिए मेरी आस्था को देखते हुए भाई, मेरे लिए मेरा कुरान सर्वोपरि है, और लेकिन भारत संविधान से चलता है। फंडामेंटल राइट्स के साथ, एक मिनट, फंडामेंटल राइट्स के साथ फंडामेंटल ड्यूटीज भी आती हैं। ड्यूटी ये कहती है कि संविधान को आप किस दर्जे पे रख रहे हैं, किस प्रायोरिटी पर रख रहे हैं। आपके लिए मैं तो कह रही हूँ, मैं सनातनी हूँ, मेरे लिए ऊपर संविधान है। आप बोल दीजिए भाई, मैंने भी तो कहा संविधान सर्वोपरि है। भाई कुरान से ऊपर है कि नहीं, ये बताइए। भाई अगर मैं आपसे कहूं कि धार्मिक ग्रंथों को अगर मैं कह दूं गीता, रामायण और चारों वेद इन सबसे कह दूं तो ये कंट्रोवर्सी बयान हो जाएगा। इस तरह का बयान हम लोग नहीं देते। हम लोग सभी के धर्मों के, सभी के ग्रंथों का सम्मान करते हैं, चारों वेदों का सम्मान करते हैं, 18 उपनिषदों को हम सम्मान। हाजी नाजिम एक बार बोल दीजिए, शरिया से ऊपर संविधान है, शरिया से ऊपर संविधान है, एक बार। मैंने तो कहा, अरे भाई मैं आपको स्टाम्प पे दे दूं लिख के, क्या स्टाम्प पे नहीं, घुमा रहे हैं आप, खिचड़ी बना रहे हैं। भारत के अंदर संविधान सर्वोपरि है। भाई भारत को संविधान से तो चलाएंगे आप लोग, ये सरिया से चलाएंगे? बता दीजिए आप सरिया से चलाने की बात करते हैं, हम संविधान से चलाने की बात करते हैं। तभी हाजी नाजिम खान बड़े फख्र से आपके चैनल पे कहता है संविधान सर्वोपरि है। संविधान सर्वोपरि है, लेकिन कुरान से ऊपर। हाँ, हम लोग तो कई सालों की मेहनत सफल तो हुई, कम से कम माना तो कि कुरान संविधान से नीचे है। कम से कम इंडिया डेली को बधाई देना चाहिए कि आज तक किसी चैनल में इस तरह की परिचर्चा नहीं हुई जहां किसी ने कहा हो संविधान प्रथम है, कुरान द्वितीय है। तो कम से कम इंडिया डेली को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। आपके लाइव प्रोग्राम है, इसमें जब ये YouTube पर डालेंगे तो आप देखना, इन्होंने कहा कि संविधान कुरान से नीचे, इन्होंने अभी बोला नहीं, इन्होंने बोला कुरान नीचे, अरे आप इनकी पैरवी मत कीजिए। द्वितीय। ना, ना। अरे तो मैं एंकर हूँ, आप थोड़ी बताइए। अरे मैं कह रहा हूँ, जब लाइव अभी आपका लाइव चैनल चल रहा है, जब आप इसे डालेंगे तो देखना क्या है। आज जब इसे संविधान को कुरान से ऊपर मानते हैं तो कुरान स्वयं द्वितीय हो गई। आपकी ही बात को मैंने कोट किया है जब आप कहते हैं संविधान सर्वोपरि है। मेरी बात को कोट करा, इसका मतलब रितु जी इन्होंने आपको भी झूठा साबित कर दिया भाई, तीसरी नजर के सामने। और आपने इनके कितना बचाव वाली बात करी, लेकिन फिर भी इन्होंने आपको झूठा साबित एक बार आप बता दीजिए, चलिए बता दीजिए, आपको सच्चा, चलिए बता दीजिए, अगर संविधान प्रथम है तो दूसरा ग्रंथ द्वितीय ही होगा। अगर संविधान प्रथम है तो भारत में कोई ऐसा ग्रंथ नहीं है जो प्रथम हो जाए, क्योंकि प्रथम के ऊपर प्रथम कभी नहीं होता। फर्स्ट इज ऑलवेज फर्स्ट। कुरान द्वितीय ही रहेगी। अगर इन्होंने कहा है संविधान सर्वोपरि है, अगर संविधान सर्वोपरि नहीं है तो कुरान फिर। एक सवाल है, अगर संविधान ही सर्वोपरि है तो आप ये बताइए कि रामचरित की मानस की जो आयतें हैं, जो वहां पे चौपाई है, चौपाई आप अगर एक बात को आगे लेके बढ़ेंगे तो मैं दूसरी बात बोलता हूं। सबसे ज्यादा जो वहां पे तस्वीरें हैं, अगर भारतीय संविधान जो है सिर्फ हिंदू के हितों के लिए बनाया गया तो उसमें रामचरित मानस के अलावा कुरान की भी आयतें होनी चाहिए थी, क्यों नहीं है? आप बताइए। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को जब बटा देश, तो उसके बाद
जिनको कुरान चाहिए था संविधान में, उन्होंने अपना अलग देश बना लिया था। इसलिए जब संविधान बना तो ये तय हुआ कि सिर्फ और सिर्फ भारत में उत्पन्न धर्मों को ही संविधान में शामिल किया जाएगा। इसलिए भारत का मुसलमानों को अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि उनकी कुरान जो है द्वितीय है, तो आप हाजी नाजिम की मैं बात मेरे कुरान मेरा निजी मामला है। नहीं, मैंने हाजी नाजिम को कोट किया है कि अगर इन्होंने संविधान को पहले स्वीकार किया है, संविधान सर्वोपरि है, तो फिर कुरान द्वितीय है। ये बहस एक अनोखे अंदाज में आप अगर करना चाह रहे हैं, तो इस बहस में एक सवाल ये भी है, क्या आप माननीय सांसद किरण रिजिजू जी से कहना चाहेंगे, संसदीय कार्य मंत्री से, कि जो वहां पे जो फोटोज हैं रामचरितमानस की, जो महाभारत की जो फोटोज लगाई गई हैं, भगवान कृष्ण की जो फोटो है, भगवान राम की जो फोटो है, क्या वो फोटो हटाई जानी चाहिए संविधान से? आप बताइए। मैंने बिल्कुल नहीं कहा, क्योंकि संविधान में पंथ निरपेक्षता शब्द पंथ निरपेक्षता शब्द कांग्रेस ने डाला था। भारत पंथ निरपेक्षता 15 अगस्त 1947 के बाद उसने स्वीकार नहीं किया। प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता शब्द इंदिरा गांधी ने आपातकाल में डाला है। अगर हमें पंथ निरपेक्ष ही रहना था तो भारत का विभाजन क्यों हुआ? भारत का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ। किसने करवाया? अरे किसने करवाया? अरे वो आपके पूर्वज थे जिन्होंने देश का बंटवारा करवाया। आपके पूर्वज थे, अरे पूर्वज थे वो आपके। अरे सुन लीजिए, 1941 में हिंदू, अरे उनके पूर्वज, आपके पूर्वज मेरे पूर्वज नहीं है। मेरे पूर्वज कभी देश का बंटवारा जो कभी हिंदू थे वो मुसलमान हो गए, तो मेरे भाई ने पूर्वज कहा कि मुसलमान हमारे पूर्वज नहीं हैं। इनका कहना है कि जिन्ना जो थे हमारे पूर्वज नहीं है, हमारे पूर्वज हिंदू हैं। तो आज से अभी अपना नाम हिंदू रख लीजिए। उसके घर परिवार वाले आज भी हिंदू समाज से ताल्लुकात रखते हैं। गुजरात में जाइए भाई आप, और 1941 का जिक्र करूंगा मैं। 1941 का मैं जिक्र। सवाल ऐसा नबासी जी, सवाल ये कि ऐसा तो नहीं है बिल्लियों की लड़ाई में बंदर लूट ले जाएगा? ऐसा है बिल्लियों की लड़ाई में बंदर ना लूट ले जाए वोट। रितु जी, आप रहते हो उत्तर प्रदेश में, आपका जो स्टूडियो भी उत्तर प्रदेश में है। योगी जी ने कहा था कि मैं मुंह को ये माइक दे दो, पूरा कंप्लीट कर दो। हाँ ठीक है, नहीं बोलिए। ये बहुत कुरान के जानने वाले हैं, बहुत समझाने वाले हैं। ये ना कंप्लीट करिए चलिए। आप रहते हैं उत्तर प्रदेश में, आपका ऑफिस उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। योगी जी ने कहा था कि भूमि माफिया को मिट्टी में मिला दूंगा। कि जाति की धर्म की बात हुई थी उसमें, माफिया की बात हुई थी। ऐसे ही विश्वकर्मा जी ने जो कहा है कि मैं उन मियाओं को, या मैं उन भूमि माफियाओं को, या मैं उन आताताइयों को 5 साल तक तोड़ता रहूंगा। पर ये देशद्रोही शब्द मौलाना बदरुद्दीन अजमल को क्यों नहीं समझ आ रहा है? मुझे बात सुनना। हाँ। उन कट्टरपंथी मौलानाओं को, तो दाढ़ी टोपी वाले हैं, सफेद बाल हो गए, उनको समझ नहीं आएगा। जहां जहां भाजपा की सरकार है वहां पर मुसलमान फल फूल रहा है। उत्तर प्रदेश में आज कितने IPS IAS बने हैं। जहां जहां भाजपा की सरकार है वहां मुसलमान पढ़ भी रहा है, लिख भी रहा है। लेकिन जहां जहां भाजपा की सरकार नहीं है वहां मुसलमान परेशान है। कमिंग फ्रॉम यू ये बात बहुत बड़ी हो जाती है, क्योंकि खुद आप उसी समुदाय से आप अगर बता रहे हैं आप फल फूल रहे हैं, तो यानी कि हाजी नाजिम सवाल तो आप पर उठेगा। फिर ये जब ये मुसलमान नहीं है, ये कह रहे हैं कि देश तो आगे बढ़ रहा है, मुसलमान साथ साथ आगे बढ़ रहा है, विकास कर रहा है। हाँ देखिए, अभी इन्होंने अपने आप को किससे तुलना करी थी शुरू में, मगर वो ऑफ कैमरा बात थी, मैं उसका जिक्र नहीं करूंगा। अब बात आपने कही, मैं ये कहता हूँ इन्होंने दाढ़ी टोपी वाले पे क्वेश्चन मार रखा, लेकिन इन्होंने 5 साल जो जिनकी टांगे तोड़ी उनके ऊपर बात नहीं करी। बात करनी चाहिए भाई। जब आप सब समाज के, सब धर्म की, सबकी बातें करते हैं, तो आपकी अपनी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हिंदू मुस्लिम को एक साथ ले चलने की बात होनी चाहिए। भाई बदरुद्दीन अजमल साहब ने कहा कि भाई यहाँ पर जो 4 मई को जो रिजल्ट आएगा, उस 4 मई को यहाँ मियाँ भाई का दबदबा होगा। ऐसा आप लोग कहते हैं कि भी ऐसा उन्होंने कहा। मैं ये कहता हूं कि बदरुद्दीन अजमल साहब ने जो बयान दिया, उस बयान की भी जांच होनी चाहिए। और जो 5 साल टांग तोड़ने की बात कर रही थी और जो 5 साल कमर तोड़ने की बात करते हैं, अभी आपके यहाँ पर 3 बार बात बतली गई। एक ने कहा देशद्रोही, एक ने कहा कि जवाब रितु जी, देश के अंदर जहां जहां पर भी ऐसे अताई होंगे, कमर तोड़ी जाएगी और मिट्टी में मिला दिया जाएगा और मिट्टी में दफन कर दिया जाएगा। चाहे कोई भी हो, चाहे वो अजमल हो, चाहे वो रामू हो, चाहे वो श्यामी हो, चाहे वो अब्दुल हो, कोई भी हो। जो व्यक्ति इस देश के आने वाले से खेलेगा, जो व्यक्ति देश में अपने हनक चाहेगा, जो व्यक्ति अपने देश में वर्चस्व चाहेगा, सेवा करने के माध्यम से नहीं आएगा, वर्चस्व के माध्यम से आएगा, आतंक मचाने के माध्यम से आएगा, उसकी कमर तोड़ी जाएगी। भारत सरकार तोड़ेगी, हम तोड़ेंगे और मुसलमान भी तोड़ेगा उसकी कमर, चाहे कोई व्यक्ति हो। आप इस देश के अंदर लोकतंत्र पर्व है, लोकतंत्र पर्व है। आप सत्ता में आइए और सेवा भाव से आइए, धमकाने के नहीं, वर्चस्व के लिए नहीं। यानी आप मुसलमान होने के नाते ये समझ रहे कि धमका रहे हैं? बिल्कुल धमका रहे हैं। वो हिंदू को धमका रहे हैं, हिंदू के देश में हिंदू को धमका रहे हैं। शर्म नहीं आई उनको ये नहीं पता कि जब
संविधान का हंटर चलेगा ना तो 70 हुर नहीं बचा पाएंगे आपको। आप मिट्टी में 72 70 बोलता हूँ, 2 कम कर दिए मैं उनके लिए, 2 कम है। पक्के मुसलमान नहीं है वो। अगर मुसलमान दो तो कम हो, कम से कम हुरों की संख्या कम होनी चाहिए, क्योंकि जो अपराध है, अपराध को धर्म का सपोर्ट नहीं करना चाहिए। जैसा कि भाई साहब ने कहा, कानून जब संविधान की बात आती है, जब हंटर चलता है तो इस देश में कहा था मुसलमानों को सताया जा रहा है। मुसलमानों को कैसे सताया जा रहा है? ठीक है, ट्रिपल तलाक बना कानून के तहत, इन बेशरमों ने शहीद पार्क को जाम कर दिया। यूसीसी आया संविधान के तहत, एनआरसी आएगा संविधान के तहत, धारा 337 संविधान के तहत। इन हरामियों ने उसको नहीं माना, फिर कहते हैं संविधान को मानने वाले। ना ये संविधान को मानते, ना ये तिरंगे को मानते, ना वंदे मातरम कहते, ना भारत माँ की जय बोलते, ना ही राष्ट्रगीत गाते, ना राष्ट्रगान गाते। और सुनो, ये कहते हैं कि सत्ता करते हैं, जवाब पूरी कर। ये कहते हैं कि हम सत्ता करते हैं जमीन को, ये कहते हैं मातृ वतन है, तो उसको जय बोलने में कहते हैं किसान को, जिस माँ ने। अरे आप एक बार एक यहाँ पर आप एक नई पीढ़ी, एक नई पहल कर दीजिए, आप बोल दीजिए भारत माता की जय। जिस माँ ने पैदा किया, और एक माँ वो है जब आखिरी वक्त में सुलाएगी, उसके पास बिछौना हमारे लिए है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई उसी गोद में जाकर सोएंगे। वो आखिरी वक्त में हमारी माँ जो सुलाएगी हमें, हमारे कर्म के साथ, धर्म के साथ, जो भी हम करके ले जाएंगे, आखिरी वक्त का सुनो ना। मेरा आपका एक ही है, 2 नहीं हो सकते। अगर 2 है तो बता दो। वो सरजमीन, वो भारत माँ, वो एक ही बिछौना है हम सबका। हम सलाम नहीं कर सकते, हम उसे वंदे मातरम नहीं कह सकते, हम उसे जय हिंद नहीं कह सकते। यानी कोई समस्या नहीं है, जानबूझ के फैलाया जो नहीं कहते वो माँ के दुश्मन है, देश के दुश्मन है, इस्लाम के दुश्मन है। तो उसी पर तो देशद्रोही को लेकर मानवता का दुश्मन है, ये मानवता का दुश्मन है, क्योंकि ये चाहते हैं कि जो मुसलमान हैं ये हमारी बातों में आए। और मुसलमान भी अब समझ चुके हैं, उनको भी अब समझ में आ चुका है कि कुछ लोग हैं जो आका लोग बने हुए हैं, हम लोगों को आपस में लड़ा करके ही और हम पे ही राजनीति कर रहे हैं, और हमें ही इकट्ठा करने में, लोगों को धमकाने में हमको उपयोग कर रहे हैं। हमें कोई सुविधाएं देने वाले नहीं है। ये वोट देने वाले मुसलमान भी अब समझ चुके हैं, इसलिए इनको अब तिलमिलाहट हो गई है, कहीं वो समझ न जाए, कहीं वो जान न जाए, कहीं इनकी हकीकत पहचान न जाए। इसीलिए ये उनके बीच में घुस उनको इकट्ठा करने में और हिंदुओं को धमकाने में लगे हैं। क्या आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं? आप कह रहे हैं पढ़ने ही नहीं दे रहे हैं, उन्हें लिटरेट ही नहीं होने दे रहे हैं, उन्हें अनपढ़ ही छोड़ देना चाह रहे हैं। ये चाहते हैं, ये चाहते हैं कि अगर वो समझ जाएंगे कि संविधान क्या, संविधान का मतलब है संविधान, जो सबके लिए विधान एक हो। लेकिन जब सबके लिए एक विधान हो, संविधान को आप मानते हैं, तो फिर आप ये क्यों कह रहे हैं मियाँ का तब दब्बा होगा? नहीं, आप लोग इकट्ठा हो जाओ, फिर हम करेंगे। ऐसे कैसे हो सकता है? हेमंत विश्व शर्मा जी ने कहा है कि भाई हमारे देश में जो रहेंगे, ये हमारे प्रधानमंत्री जी कई बार कह चुके हैं कि हमारे देश में उसी को रहने का अधिकार, हम खुद कहते हैं, हमारे हर व्यक्ति कहना चाहिए, सबको कहना चाहिए, इस देश में उसी को रहने का अधिकार है जो देश से प्रेम करता हो, जिसके लिए सर्वोपरि देश हो, देश की सुरक्षा हो, देश की व्यवस्था हो, जो देश की खंडन की बात करेगा, जो देश को नुकसान पहुंचाने का काम करेगा, जो मानवता को नुकसान पहुंचाने का काम करेगा। एक बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं। आप ये बताइए, असम में पिछले 10 सालों से हेमंत विश्व शर्मा की ही सरकार है। आखिर 10 साल क्या कम पड़ गए? जो 100 दिन की बात करते थे, 10 दिन की बात करते थे, 5 साल की फिर आगे की बात कर रहे हैं। क्या वो 10 साल देश विरोधी ताकतों को अगर वो नहीं पकड़ पाए हैं, अगर उनका प्रशासन नहीं पकड़ पाया है, तो क्या वो 10 साल कम थे? आलोक जी जवाब देंगे। बिल्कुल कम है। 75 साल की बीमारी आप चाहते हैं हम 10 साल में दूर कर ले पूरी तरह? कैंसर है, कीमोथेरेपी करना पड़ेगा सर, थोड़ा समय दीजिए, सारी बीमारी दूर होगी। कोई बीमारी जो भी, वो बीमारी जो राष्ट्र को तोड़ती है, वो बीमारी जो राष्ट्र को कमजोर करती है, वो बीमारी जो भारत का विरोध करती है, वो बीमारी। जब असम में हेमंत विश्व शर्मा की सरकार बनी तो रोहिंग्याओं की बात होती थी। कितने रोहिंग्या आप गए एनआरसी में, कितने पकड़े गए? आप कोई डेटा बताइए। SIR की बात मत करिए, SIR तो NCR था, लोगों से खतौनी गई। मीडिया देखी नहीं, भारत सरकार ने बॉर्डर खोल दिए, क्योंकि हजारों की तादाद में अभी बंगाल से और असम से लोग कूद रहे हैं। कैसी बात कर रहे हैं? आर्मी के कमांडेंट पकड़े गए, अभी आर्मी के कमांडेंट पकड़े गए हैं, बोरों में पैसा मिला है। आप ही बताइए ऋतु जी, करप्शन कैसे जोड़ सकते हैं? अरे तो राष्ट्रीय सुरक्षा और ये सारे मुद्दों को एक थोड़ी बना सकते हैं।
अमित जी 50 किलोमीटर बॉर्डर, राष्ट्रीय सुरक्षा आपके लिए मुद्दा नहीं है, राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दा है। देशद्रोही आपके लिए मुद्दा नहीं है। 50 किलोमीटर का जो क्षेत्रफल है, चाहे वो पश्चिम बंगाल की हम बात करें, चाहे हम बिहार की बात करें, चाहे नेपाल की बात करें, चाहे हम पंजाब की बात करें, चाहे हम पाकिस्तान बॉर्डर की बात करें, वो 50 किलोमीटर का एरिया जो है वो गृह मंत्रालय है, वहां सीआरपीएफ है, वहां पे आर्मी है, एयरफोर्स है। वो क्या कर रही है? अगर वो भ्रष्टाचार में संलिप्त है, अगर उनके घरों में करोड़ों रुपए पकड़े जा रहा है, तो ठीक है, उसकी जिम्मेदारी जवाब- कौन लेगा? 50 किलोमीटर जो बात कर रहे हैं, बिल्कुल बात चाहिए। जो 50 किलोमीटर की है उसमें फेंसिंग लगाने काम राज्य सरकार जब तक भूमि नहीं देगी, फेंसिंग नहीं लग सकती। भारत सरकार के पास भूमि नहीं होती है, सिर्फ उसमें पुलिस का अधिकार 50 किलोमीटर बीएसएफ के पास होता है। अरे तो साथ क्यों नहीं आते? अरे एक पेज पे आइए, एक पेज पर आ जाइए, एक पेज पर आ जाइए। पढ़िए पहले आप पढ़िए, फिर आप बात करिएगा कि लोकल पुलिस वहाँ पे कार्यरत कौन। सरकार को नहीं दिया ममता बनर्जी ने जमीन, जब 50 किलोमीटर बॉर्डर पूरा मैनेजमेंट- आप भी ढंग से पढ़िए। पहलगाम पर क्यों नहीं आए सामने? पहलगाम पे तो आपने नहीं बोला। गाजा पट्टी पर छाती पीटेंगे, ईरान में छाती पीटेंगे, शियाओं को लेकर होगा तो छाती पीटेंगे, तब नहीं आप बोले। हाँ देखिए, सिया सुन्नी भाई भाई, मेरे सिया और सुन्नी दोनों भाई भाई है। और हाजी नाजिम खान बड़े फख्र से कहता है सिया सुन्नी भाई भाई है। और रही बात ये कि अभी आपने कहा पहलगाम की घटना का जिक्र आपने करा, हाजी नाजिम खान के जो दिल के अंदर दर्द है वो आपने बाहर निकालने की कोशिश करी। मैं अपना दर्द अब बयान कर देता हूँ। भाई देखिए, जब पहलगाम की घटना घटी तो हाजी नाजिम खान को बड़ा दुख हुआ। दुख इसलिए हुआ क्योंकि देखिए 26 भारतीयों को जब पाकिस्तान से इंसान की शक्ल में जो हैवान आए थे, उन्होंने मेरे 26 भारतीयों को शहीद कर दिया। लेकिन वही इंसानियत को बचाने के लिए इंसान की शक्ल में मुसलमान थे। लेकिन मेरे देश के अंदर जासूसी हो रही थी, मेरे देश के अंदर जासूसी हो रही थी। इसमें भी एक एंगल, इसमें भी एक मेरे एंगल देश के अंदर नहीं। जब हम पाकिस्तान को नस्ल नाबूद कर रहे थे, उसके आतंकी संगठन को खत्म कर रहे थे, तो मेरे भारत की खूबी बातों को वहाँ विदेशी मुल्क तक कौन पहुंचा रहा था? कौन समुदाय था वो? बता दीजिए। ये जो मुस्लिम उम्मावाद है, मैं इसे नकारता हूँ। भारत का मुसलमान सिर्फ भारत का होना चाहिए। अरे ये सिया इराक सुन्नी का भाई भाई, कैसे? सिया सुन्नी भाई भाई, हम भाई है, हमारा नबी सुन लीजिए रीतू जी, हमारा अल्लाह एक, हमारा अल्लाह एक, हमारा कुरान एक, हमारा नबी एक। जब हमारी सारी चीज एक है तो भाई आप लोग हमें अलग नहीं कर सकते। मैंने कहा एक और जवाब। हाँ। अभी इन्होंने कहा है कि सिया सुन्नी भाई भाई, मस्जिदें अलग, कब्रिस्तान अलग, शादी अलग। गिर गए। पूरी बात तो कहने दो मैडम, पूरी बात तो कहने दो। भाई सुन लीजिए, अभी इन्होंने कहा कि मस्जिदें अलग, यस, आप भी मानते हैं? अलग। तो फिर मेरे दलित भाइयों को शादी क्यों अलग। नहीं आप दर्शन करने देते मंदिरों के अंदर? हमारे- अरे बताइए, मेरे दलित भाइयों को आप मंदिर में दर्शन क्यों नहीं करने देते? अरे आप साहबी माला को भूल गए क्या? नहीं, साहबी माला को भूल गए क्या ये लोग? किस तरीके से कोर्ट के जब कोर्ट में ये केस चला तब जाकर उनको परमिशन मिली मेरी बहनों को। अब ये लोग इस तरीके की बात करते हैं। अरे हमसे ऐसे लोग के लिए, अरे हमसे कहते हैं कि भाई क्या बताइए, दलितों का मस्जिद बताइए, दलितों की मंदिर बताइए, दलितों का मंदिर बताइए। कहना चाहूंगा अभी इन्होंने कहा दलितों के मंदिर बता दीजिए भाई मैं कहता हूँ कि 30 लाख लोगों ने 30 लाख लोगों ने किस तरीके से हिंदू पहले उनको दलितों के मस्जिद बताने दीजिए। हाँ बताइए। दलितों के मंदिर कौन कौन से भारत में? यहाँ क्यों दलित जाता हो? आप सिया सुन्नी के अलग अलग मस्जिद है। अब जातियों में बांटेंगे हाजी नाजिम। मैं नहीं बांट रहा हूं। आप ही बांट रहे हैं, लाभ लेके आए। भाई अभी उन्होंने कहा और इन्होंने भी कहा, मैंने तो तभी तो कहा कि आप दलित भाइयों को आप बना दीजिए ना। अरे आप पुजारी भी तो बना सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते? क्यों नहीं बनाते? में पुजारी माली है, हनुमान मंदिर, कुर्ती दरबार, ये झूठ बोलते हैं, ये झूठ बोलते हैं। यानी कि एक यादव समाज के जो उन्होंने पूजा पाठ करी तो उनके ऊपर पेशाब और सारी चीजें डाली गई, उनको कब्जा तक करा दिया गया। ये बता दीजिए क्या स्वीकार करेंगे? परंपरा में एक मिनट बताऊं आपको। नहीं बन सकते हैं क्या? आपने बताया मैंने कि हमारे यहाँ सनातन पद्धति में किसी को अछूत नहीं बताया गया है, किसी को अलग नहीं किया गया है। आपको एक व्यवस्था में बताया, झूठ बोलते हैं भाई हमारे आप लोग। हमारे यहाँ अगर ऐसा होता तो डॉक्टर भीम सच आप बता दीजिए, सच आप बता दीजिए। वो झूठ बोल रहे, सच आप बोल देखिए दो। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बार बार कह रहे हैं कोई छुआछात वाला जिक्र नहीं था। तो फिर मैं उनको महाराज जी को एक चीज और बता दूं कि जो मेरे अपने भाई के पुराने टाइम के अगर वो चलते थे तो उनके पीछे क्या लगा दिए जाते थे ताकि उनके पैरों के निशान भी ना हो। अरे तो उभर गए ना, सती प्रथा से, छुआछूत से उभर गए ना। नहीं है, इतिहास कभी नहीं मरता, इतिहास हमेशा जिंदा रहता है, इतिहास की बातें जिंदा रहती हैं। सच्चाई सुनो देशवासियों, सच्चाई बता रहा हूँ आपको मैं। सैयद अलवी से शादी नहीं कर सकता, अंसारी पठान में शादी नहीं कर सकता, सिया सुन्नी में शादी नहीं कर सकता,
ये अलता क्या कर रहे हैं सर? ये झूठ बोल रहे हैं और मुसलमान झूठ नहीं बोलता। जो अरे झूठ आप झूठ बोलता बोलते हैं, है आप वो मुसलमान नहीं मुसलमान है, है वो नहीं। यजीद अरे भाई, आप वो यजीद अरे आप तय करेंगे उनकी मुसलमानी, मुसलमान है ही नहीं, वो आप तय करेंगे, वो आप तय करेंगे, वो मुसलमान है, आप तय करेंगे, आप तय करेंगे, आप तय करेंगे, आप तय करेंगे, नहीं हो ही नहीं सकता। अगर मुसलमान होते तो इस तरीके का बात नहीं करते। 10 साल से हेमंत बिस्वा शर्मा की सरकार थी, वहां पे क्या वो पहले से जनगणना एनआरसी लागू नहीं करा सकते थे? क्या वहां पे पहले से व्यवस्था लागू नहीं कर सकते थे? क्या व्यवस्था जो आप बात कर रहे हैं, क्या जो आप जवाब 1 मिनट जवाब। देखिए, ये काम इलेक्शन कमीशन का है और भारत सरकार का है। राज्य सरकार ऐसा कोई काम नहीं कर सकती। दूसरा जो बात कही कि जो हिंदू आ गए, केवल हिंदू का एक देश, ऐसा नहीं है। जब भारत का बंटवारा हुआ, नेहरू लियाकत पैक्ट हुआ और क्योंकि बहुत खून खराबा हो रहा था तो ये कहा गया कि जो मुसलमान यहाँ रुक गए हैं, रुकना चाहते हैं रुक जाएं, जो हिंदू वहां रुक गए हैं, रुकना चाहते हैं रुक जाएं। अगर हिंदुओं को पाकिस्तान बांग्लादेश में दिक्कत होगी तो भारत ने वादा किया था कि वो अपने देश में हिंदुओं को लेकर आएगा, जवाहरलाल नेहरू का वादा एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और लियाकत का ये वादा था कि हम अगर भारत में मुसलमानों को कोई दिक्कत है तो मुसलमान इसमें टाइमलाइन है, इसमें नहीं, समय सीमा थी। आज आप 2026 में हैं, 2024 में आप नागरिकता बांट रहे हैं। इसमें कोई टाइमलाइन नहीं थी। इसमें था जब भी दिक्कत होगी भारत अपने हिंदुओं को स्वीकार करेगा। बिल्कुल, इसीलिए हमने स्वीकार किया, हमने स्वीकार किया। पाकिस्तान से हिंदू आए तो इसलिए बिल्कुल नहीं। देखिए, आलोक भाई ने कहा कि यहाँ पे जो जितने भी पाकिस्तान के हिंदू हैं, भाई भारत के अंदर बहुत सारे शरणार्थी हैं, हिंदू भाई जो आज भी दिल्ली के अंदर मौजूद है। बताइए भाई, आप कब उनको नागरिकता दे रहे हैं? और यहाँ पे सीए की बात हुई थी, मैं कहता हूँ सबसे पहले इनको नागरिकता दीजिए। जो पीड़ित थे, चाहे वो बांग्लादेश के हो, चाहे पाकिस्तान के हो, बताइए कितने को नागरिकता दी। और मैं ये पूछना चाहता हूँ कितनी नागरिकता हमारे देश के छोड़ के गए, ये भी बता दीजिए भाई। भाई हमारे भारत के नागरिकता जो छोड़ के गए उनका भी नाम बताइए। तब से जो हमारे रेफ्यूजी जो हिंदू भाई थे, जो कहीं न कहीं यमुना के तट पर, मजनू टेला पर और अलग अलग राज्यों में रहते हैं। अरे सीएनआरसी में भी तो आप लोग पहले से आ गए, ड्राफ्ट भी नहीं, एनआरसी का ड्राफ्ट भी नहीं आया और आप लोग पहले ही आ गए। हो गया ना भारत के अंदर, नोटिफिकेशन ऑन हो गया ना, तो भाई एनआरसी का है, एनआरसी का है, एनआरसी का है, एनआरसी का है। यानी कि वो जो शरणार्थी है वो एनआरसी में आएंगे? अरे तो एनआरसी है कहाँ? देंगे क्या आप उनको नागरिकता? एनआरसी ना 3 में है ना 13 में है, एक्सेप्ट कीजिए। उनको नागरिकता दीजिए, आप क्यों नहीं देना कम चाहते? से कम इस चैनल में मुस्लिम भाई को दर्द तो हो रहा है कि पाकिस्तान से आए हिंदुओं को नागरिकता नहीं मिल रही। तो भारत सरकार से अपील है आपकी सरकार पूरी तरीके से फेल है। लागू किया जाए। आप मानते कि आपकी सरकार पूरी तरीके से फेल है? जो आपने सीए लाने की बात करी थी, जो आपने नोटिफिकेशन ऑन करा था, तो आप कह रहे थे कि हम नागरिकता देंगे, नागरिकता छीनने का काम नहीं कर सकते। अरे भाई, आप लोगों ने तो अभी तक उनको नागरिकता दी है। और कौन सरकार पास है पूछे कि भारत के अंदर कितने लोगों ने नागरिकता छोड़ी, कितने लाख लोगों नहीं कर सकता कि सरकार फेल है। चुनाव ही एग्जाम है सरकार का। 2029 में चुनाव होगा, तब तय होगी देश की जनता। मुझे ड्राफ्ट बताइए, एनआरसी का ड्राफ्ट कहाँ है? आज हाजी नाजिम बताएंगे नेशनल टेलीविजन पे। हाँ, आपने हाजी नाजिम खान से कहा कि एनआरसी का ड्राफ्ट का, तो इसका मतलब कि हाजी नाजिम खान को आप मुल्क का वजीर आजम मानती है? नहीं, लेकिन आप नागरिक तो हैं, जिम्मेदार नागरिक तो हैं। भाई मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, नागरिक तो है। आप जब सवाल कर सकते हैं एनआरसी पर तो आपको बताना भी पड़ेगा कि जो बच्चा जन्म नहीं हुआ उसका नामकरण क्यों कर रहे हैं आप? तो एनआरसी का ड्राफ्ट कहाँ है ये तो आप बताइए ना। कानून तो ये नहीं कर रहे, हम सब मांगेंगे आप। 20 पार्टी वालों से आप एनआरसी का ड्राफ्ट मांगते हैं, लेकिन मौजूदा सरकार ने घुमाई ऐसे ही खिचड़ी बनाई है आप। एनआरसी का है नहीं पार्टी ना 3 में ना 13 में कहीं नहीं है। बेफालतू बात है। नंबर 1 एनआरसी और सीए, ऋतु ये बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, आपके देश जानता है एनआरसी और सीए दोनों बहन भाई हैं। जब तक एनआरसी नहीं होगा तब तक सीए लागू हो ही नहीं सकता। प्रक्रिया है। आप पहली क्लास में जाओगे तब भी 5वीं पहुंचोगे ना, डायरेक्ट 5वीं में जा सकते हो। तो ये लोग गुमराह कर रहे हैं। हाँ। मैं ये कहता हूँ कि भाई सीए एनआरसी जब आने की बात होती है, आप लोग रोडों में माओ बहनों को उतार करके रोडे जाम करके क्या करते हो? कम से कम उसमें मौन तो धारण हो। अगर संविधान मानता है इस देश का मुसलमान तो सरकार के बनाए गए कानूनों को भी मानिए, आप सीए भी मानिए, और नहीं तो ये कहना बंद करिए कि आप संविधान मानते हैं। आप संविधान आपने बड़ी स्वेच्छा से आपने कहा कि मैं वजीर आजम नहीं हूँ, लेकिन गैर जिम्मेदारी यहाँ पर आपने दिखाई, आपने बताया नहीं। आप एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते बता तो सकते हैं कि आपने एक जुमला दे दिया, एनआरसी बता दी, तो एनआरसी के लिए आपने क्या पढ़ा है, कहाँ पर जानकारी है इसकी बताइए। सुन तो लीजिए, देखिए आलोक भाई है ना, भाजपा को
रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बार बार इन्होंने सीए की बात करी, यानी चार्टेड अकाउंट, सीए की बात नहीं करी, भाजपा को सिटीजन represent कर रहे हैं अमेंडमेंट आप एक्ट की बात नहीं करी इन्होंने, इन्होंने सीए की बात करी। तो मैं पूछना चाहता हूँ चार्टेड अकाउंट के बारे में जब आप मांग रहे हैं तो बताइए। मैं भारत को रिप्रेजेंट करता हूं, मैं भारत के एक एक उन लोगों को रिप्रेजेंट करता हूं जो वाकई मन से संविधान को मानते हैं। अलतकिया मानते हैं? नहीं करते आप संविधान मानते में, हैं? आप अलतकिया मानते हैं? राज संविधान में नहीं करते, जो संविधान का दुरुपयोग करते हैं, जो संविधान का अपनी सुविधा के अनुसार प्रयोग करते हैं, जो संविधान को चाकरी की तरह प्रयोग करते हैं। मैं ऐसे लोगों का खंडन करता हूं, मैं ऐसे लोगों के अगेंस्ट में खड़ा रहूंगा, वो कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी हो। अभी देखिए बड़ी बड़ी बात कर रहे थे, मैं सिर्फ एक चीज पूछना चाहता हूँ भाई, आप भी संविधान को मानते हैं, हाजी नाजिम खान भी संविधान को मानता है, संविधान के पेज कितने, बस सिर्फ इतना बता दीजिए। संविधान के पेज मुझे बिल्कुल नहीं पता। और तो फिर संविधान कहाँ से पढ़ लिया आपने? रुकिए, आपने रुकिए, संविधान रुकिए। कहाँ से पढ़ा? अभी इस चैनल जब में आप बहस पेज हो नहीं रहा पढ़ा है, तो इससे संविधान कैसे पढ़ सकते हैं 1000 गुना आप? ज्यादा जब मैंने मुझे इनसे आता है। पूछा, जब संविधान की इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहे संविधान थे, मेरा अभी प्रिय मैंने विषय कहा है। संविधान के अंदर संविधान पेज का कितने, original तो कह रहे मुझे नहीं संविधान पता। का अरे हाजी नाजिम खान से पूछिए, संविधान के अंदर 251 पेज देख लीजिए अभी और आप। अनुच्छेद कितने हैं? अरे अनुच्छेद तो मैं आपको अनुच्छेद तो मैं आपको अभी अनुच्छेद कितने हैं? अमेंडेड वाले अनुच्छेद, बताओ, अमेंडेड original, वाले बताओ, original, ये जो ड्राफ्ट original, है, original। अरे ओरिजिनल तो मैं बताओ, आपको बहुत सारे 363 से बहुत सारे बताऊं। 395, अरे 395, अभी मैंने कहा अमेंडेड वाले बताओ, तो Amended, कहोगे अभी वाले, अभी आपको तो बताइए संविधान पता नहीं है, बताइए एक भी अनुच्छेद भाई नहीं मैं पढ़ा। कह रहा हूँ यहाँ पे मेरे संविधान सभी में साथी एक है, अनुच्छेद नहीं मेरे पढ़ा। सभी साथी है, कितना अभी amendment अभी हुए? आप खोल के अरे चेक तो कर सकते हैं। नंबर क्यों नहीं, खोल अभी रहे खोल के हैं? अरे चेक कर रुकिए, सकते हैं। आप लोगों से सवाल किया जाता है, आपने तो दलितों से बुरा हाल कर दिया है, मुसलमानों का। ये मुसलमान 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 कार्ड खेल खेल के आपने जनता को फंसा दिया है इस जुमले में, और वोट पोलराइज करने की आप इस हद तक यहाँ पर पहुंच चुके हैं। अजमल साहब जैसे लोग आते हैं, एक मौलाना आता है और एक बताता है कि आप वोट किसको करेंगे, वो तय करेंगे किसको वोट करेंगे। अभी देखिए, अभी आपने कहा कि मुसलमानों के हाथ दलित से बदतर हो गए, आपने बिल्कुल सही कहा। आपने सच्चर कमेटी की रिपोर्ट की करा किसने? ये हाल किसने करा है? मैं कहता हूं कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में यह लिखा हुआ कि भारत के मुसलमानों के हालात दलित से बदतर हैं, लेकिन मैं उससे पहले जानना चाहता हूं आर्टिकल 341 पे। आर्टिकल 341 में इसलिए कहना चाहता हूं, 10 अगस्त 1950 को तत्कालीन प्रधानमंत्री ने उस आर्टिकल को बैन कर दिया था। अगर हिंदू समाज के अंदर नहीं है तो उसको आरक्षण है, मुस्लिम समाज के अंदर नहीं है तो उसको आरक्षण नहीं है। हिंदू समाज के अंदर धोबी है तो उसको आरक्षण है, मुस्लिम समाज के अंदर धोबी है तो उसको आरक्षण नहीं है। अब मैं आपके चैनल के माध्यम से बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि आर्टिकल 341 को बहाल कर दीजिए, ताकि जो मेरे मुस्लिम समाज के लोग हैं, चाहे धोबी है, नाई है या अदर कास्ट है, उनको आरक्षण का लाभ मिले और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट हिंदुओं में बहाल हो सब सके। बराबर है, मुसलमानों में सब बराबर है, हिंदुओं में जाति है, आप कहते हैं हम पिछड़े और दलित भी है। क्या बात करते हैं भाई? एक है अभी इन्होंने अभी चिल्ला मैंने भारत के संविधान की बात क्या बात करते हैं? मैंने भारत के संविधान की बात करी है। अभी कह दिया कि हमारे यहाँ मैंने दलित से मैंने बदतर भारत के किसके? संविधान की बात करी है। अगर मैं आर्टिकल 341 की बात करूंगा तो मैंने गलत कहा क्या? और अभी इनको स्वीकारना होगा कि जो भी मौलाना उन्होंने असम में कहा है, उन्होंने गलत कहा है, इनको इसको स्वीकारना चाहिए और मौलाना को कहना चाहिए कि वो माफी मांगे। वो माफी मांगे इस बात के लिए कि मियाँ समुदाय को इकट्ठा करके धमका नहीं सकते किसी को। आपके लिए सभी बराबर हैं, आपके लिए पूरा असम के लोग बराबर हैं। आप सबको इकट्ठा कीजिए, सबके लिए बात जी, कीजिए। हमारे हाजी नाजिमी भाई ऐसे हैं, आँच ना आए आंगन टेढ़ा, आँच ना आए नाचना है। नाच ना आए आंगन टेढ़ा। तो इनको तो ना नाचना आता है ना गाना आता है। यूसीसी को वर्ड इनको पता है, संविधान के तहत बनाया गया है। यूसीसी किसके तहत बनाया गया है? संविधान के तहत बनाया गया है। आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, क्या स्वीकार्य है इनको? क्या ये मानते हैं? यूसीसी है आपको? मानते हैं आप हाँ, यूसीसी? सुन लीजिए भाई, आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं तो मैं कहता हूँ, सुन लीजिए भाई, आपके पेट में दर्द हो जाएगा, चिंता न करें। मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अयूब सर्जन साहब फोन मिलाऊंगा, दवाई का नाम बता देंगे, दिलवा दूंगा ताकि दर्द बंद हो जाए। दर्द आपके में भी हो सकता है, दर्द आपको भी हो सकता है, दर्द आपको भी होगा जब मैं पूछूंगी तो। देखिए भाई, उत्तराखंड और गुजरात क्या भारत में नहीं है? मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, भारत का हिस्सा है? आगे आगे भूमिका मत बनाइए, मुझे कम से कम भूमिका मत बनाइए, आगे बोलिए। मैंने आपसे पूछा उत्तराखंड, आगे बोलिए। आपने कहा है, तो भाई आप उत्तराखंड में गुजरात में तो आप लागू कर सकते हैं यूसीसी, और जबकि देश के अंदर आपकी सरकार चल रही है, आप देश के अंदर जवाब क्यों नहीं लागू? जवाब देंगे, जवाब। आपको लागू करना था।
भाई सरकार चलेगी जनता जनार्दन के, जो असम के है जनता इसका वो मतलब बहुत तुमने चुनेगी। सही कहा। और रही बात ये, मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर सहमति है नहीं है, एक एक वर्ड में सहमति दे रहे हैं या असहमत, एक लाइन में। बताइए, आप जिम्मेदार नागरिक तो आप हैं, आप ही जिम्मेदार नागरिक है, बता दीजिए। भारत के नागरिक होने के नाते अपने आप शब्द भूल- अगर नाजिम खान के मुंह से नहीं, निकलवाने मैं हाँ। आपसे पूछना चाह रही हूँ, आप अपनी स्वेच्छा से बताइए। नहीं, अगर आप नहीं है सहमत तो नहीं बताइएगा, अगर है सहमत तो बताइए एक वर्ड में। हाँ, देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ बड़ी जिम्मेदारी के साथ, बदरुद्दीन अजमल साहब ने जो बयान दिया वो वहाँ की जनता तय करेगी कि उनका बयान। अरे जनता तो कर ही देगी, और रही बात- जनता तो कर ही देगी, आप करते हैं कि नहीं? अभी मैं तो ये कहता हूँ कि भाई उन्होंने जो बयान दिया वो बयान उस माहौल के हिसाब से सही नहीं था। पूरे भारत में ऐसा बयान नहीं होना चाहिए, क्योंकि अरे भारत के हिसाब से नहीं, हाजी नाजिम के हिसाब से। अच्छा, हाजी नाजिम खान को अब है ना 2029 के अंदर पीस पार्टी की सरकार बनने जा रही है देश के अंदर। और अरे ऐसा आप इधर बयान- फिर घूम ऐसा- जाते हैं, ऐसा बयान- अभी आप वैसे, अरे वैसे संविधान का हवाला देते हैं, वैसे आप जिम्मेदार नागरिक बताते हैं। आप एक सहमति और असहमति भी नहीं डिसाइड कर पा रहे तो आप कैसे जिम्मेदार नागरिक हैं? सुन लीजिए, मैं कहता हूं कि बदरुद्दीन अजमल साहब का जो बयान था वो मेरे सभी भाइयों के दिलों पर ठेस अरे पहुंचा। भाइयों के दिलों में नहीं, भाइयों के आपके दिल पर ठेस है कि भाई नहीं? बदरुद्दीन अजमल साहब के उस बयान की देखिए, हम लोग आपके कॉल के मुताबिक जलेबी मत बनाइए, जलेबी मत बनाइए, जलेबी मत बनाइए, जलेबी मत बनाइए। आप सहमत है नहीं है? एक लाइन। मैं कहता हूं बदरुद्दीन अजमल साहब का बयान कि हम कड़े शब्दों में मजम्मत करते हैं, ऐसा बयान नहीं होगा। चलिए, कम से कम आपने निंदा तो करी। हाँ, एक लास्ट कॉल। एक निंदा कराने में आपकी जान निकल गई, समझ लीजिए। भारत का किसी को जान निकलना कहते हैं, ताकत लगानी पड़ती है बहुत। तो इसलिए एक निंदा करवाने में, गलत बयान की निंदा, जो लोग दिन रात संविधान की दुआई देते हैं, उनसे एक गलत बयान की निंदा कराने में एंकर को 2 मिनट लग जाते हैं। कम से कम सफल हो गया मेरा ये डिस्कशन करना, कम से कम आपने एक्सेप्ट तो कर लिया। नहीं 10 सेकंड नहीं, अब समय थोड़ा कम है। हाँ, जिस बात को आलोक भाई बोल रहे हैं, बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबें आप ही लोग जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग, कद्दावर नेता, कार्यकर्ता, हेमंत पार्टी के प्रवक्ता नहीं है, आप अगर वही रहने दीजिए आप सर। पॉलिटिकल की बात कर लास्ट रहे हैं, कमेंट। हाँ, मैं बता रहा हूँ, इतनी मोटी मोटी किताबें छुपवा के आप लोग असम में प्रचार कर रहे थे, हेमंत बिस्व शर्मा को जेल भेज रहे थे। आज वही आपके जो है हीरो हैं, वही आपके स्टार प्रचारक हैं, हर जगह जो है हिंदू विरोधी, चाहे अरे बीजेपी से नहीं है, पॉलिटिकल एक्सपर्ट है। वो अपनी राय रख रहे हैं, हाँ। उस पक्ष में रख रहे हैं। तो फिर वो कैसे अगर जवाब वो देंगे पक्ष- हेमंत बिस्व बिल्कुल शर्मा का? बिल्कुल बिल्कुल, ये हेमंत एक बिस्व लास्ट शर्मा कमेंट, को लास्ट हीरो कमेंट। बना रहे हैं, मैं तो इस जवाब बयान ये की करेंगे। निंदा करता हूँ जो कहा है कि मियाँ इकट्ठे हो जाओ, हम ताकत दिखाएंगे। हाँ, वो ये कहते कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इकट्ठे हो जाओ, हम सेवा करने आ रहे हैं, तो मैं वेलकम करता। मैं इस बयान की निंदा करता हूँ और ऐसे शब्द नहीं कहने चाहिए। आज की मेरी ये डिस्कशन सार्थक हो गई है। कम से कम इस बयान की निंदा आपने की। 10 सेकंड आप खत्म करिए। हाँ, देखिए यहाँ पर देखिए संविधान की बात हुई तो देखिए मेरी 2 आंखें हैं, एक से मैं अपने भारत का संविधान, दूसरे अपना मजहब इस्लाम। मैं दोनों से मोहब्बत करता हूँ, दोनों से मोहब्बत करता हूँ, तो मेरे लिए दोनों आंखें अच्छी हैं। करेक्शन। इसको निकाल दिया जाएगा इस्लाम से, इसलिए करेक्शन करके जा रहे हैं। नहीं, भाई मैंने तो डर गए क्या लास्ट में? लास्ट डर गए क्या? देखिए मैं डरता हूँ सिर्फ अपने अल्लाह से डरता हूँ मैं, और भारत के संविधान को मानता हूँ। चलिए, मैंने कहा कम से ना कम कि मेरा मैं डिस्कशन सार्थक हो गया। कम से कम आपने इस पूरे बयान की कहा जाए निंदा की, मजम्मत करी। कम से कम ये डिस्कशन जो है वो फल फूल गई। बहुत शुक्रिया हाजी नाजिम और तमाम जो मेरे साथ मेहमान जुड़े सभी का। मुद्दा गर्म है। मैं फिलहाल के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहिए इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।